तो जुलाई का जो थर्ड वीक है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। असम में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चली इस समय कि असम जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने कहा है कि एक बेकी नाम की ऐसी रिवर है जो अपने खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर आ रही है, मतलब रेनफॉल बाढ़ को लेकर ये चर्चा में था। अब बेकी रिवर जो शुरुआत होती है वो भूटान से शुरुआत होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है। और भूटान के बाद जो भारत में जो चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है, भूटान के बाद आप नॉर्मली आप देखेंगे तो इस जगह पे यहाँ से आप ऐसे आएंगे, इन जगहों पे बात हो रही है, मतलब हम मानस नेशनल पार्क के बारे में अपने को याद रखना है। तो ये रिवर जो है मानस नेशनल पार्क को भी याद रखना है, मतलब असम तो पता ही पता रहेगा कि भाई असम की कहानी है। और फिर मानस नेशनल पार्क भी याद रखना है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो बेकी रिवर का संबंध असम से है, इतना आप लोग ध्यान रहे, ठीक है। बाकी अनअकैडमी पर आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं, SGYT10 ये डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम के चैनल मिल जाएगा, और NCERT सीरीज़ जो इस यूट्यूब चैनल पर जो चल रही है उसे भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में ये ऑफर 27 जुलाई तक देखने को मिलेगा। नया बैच 27 जुलाई से ही प्रारंभ हो रहा है। इन बैचेस के माध्यम से आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, 1-to-1 मेंटरशिप, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ ये प्राइस हाइक होने वाला है, उसके पहले आप ये SGYT10 का इस्तेमाल करके जो है 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो GSI सर्वे जो है सियाचिन में लागू किया जा रहा है, मतलब शुरू हुआ है, हालांकि सबसे पहला 1958 में हुआ था। तो यहाँ कुछ दिन तक जो है जो साइंटिस्ट जो हैं वो लोग रहेंगे और यहाँ पर और भी जो स्टडीज़ हैं उनकी वो करेंगे। इससे एक बात ये भी दर्शाता है कि भाई ये अभिन्न भाग है, मतलब ये भारत का ही हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ऐसा नहीं कि लोग जो क्लेम करते हैं कि अरे ये है वो है, कुछ नहीं है, ये भारत का है सर, सीधी बात। तो यहाँ पे जो है सियाचिन ग्लेशियर को अपने को याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित यहाँ पे एक जियोलॉजिकल GSI सर्वे हो रहा है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है अर्थ का, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत वगैरह से संबंधित है इसका, ये चीज़ याद रखना जब ये ऑक्यूपाई किया गया था। इसके बाद में काराकोरम रेंज के आसपास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आए थे रिलेटेड विद, मतलब ये ग्लेशियर भी देखोगे तो काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक रिवर बताना चाहूँगा मैं कि नुब्रा जो रिवर है उसके नॉर्थ में पाया जाता है ये सियाचिन ग्लेशियर। सो नुब्रा रिवर भी आप कह सकते हो। तो कई बार एक आध बार क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा हुआ है कि कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या होगा ज़रा कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। तो इसकी लोकेशन के हिसाब से आप लोग थोड़े से जो है ध्यान रखना। नुब्रा रिवर के नॉर्थ में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है आप ये कह सकते हो कि नॉर्मली और भी जो ग्लेशियर्स आप लोग देखोगे तो जैसे एक फेड सेनको ग्लेशियर करके है ताजिकिस्तान में, उसके बाद इसी का नंबर आ रहा होता है। मतलब यदि हम लोग देखें नॉन पोलर ग्लेशियर ले रहे हैं हम, मतलब पोलर रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो थर्ड पोल रीजन कहते हैं, बट वो जो जोग्राफिकल पोल है उससे काफ़ी अलग है ये। इसके बाद में नुब्रा नदी जो है इसी से शुरू होती है, इन्हीं रीजन से शुरू हो रही है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। नाउ नेक्स्ट वन इज कास प्लेट्यू। कास प्लेट्यू एक पेड़ से संबंधित है, मतलब ये महाराष्ट्र में, इतना आपको पता हो, ठीक है। सातारा वाला जो रीजन है उस रीजन में आप इसको देख सकते हो। तो इसमें एक बड़ी स्टडी पाई गई थी कि पहले एक टाइम ऐसा भी आया था यहाँ पे, मतलब बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले की बात है, कि जब मॉनसून सिस्टम डेवलप होते थे तो उसमें भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ सेडिमेंट मिले हैं कास प्लेट्यू में, जहाँ पे ये दिखाता है कि जो समर मानसून से बड़ी शिफ्ट हुई है। मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि जब मानसून इतना इम्पैक्टफुल नहीं था इंडिया में, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये उस समय के जो सेडिमेंट्स थे, उस समय की जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ रही होंगी उसके आधार पर ये बताया गया है। एक रीसेंट ऐसी स्टडी आई है मानसून को लेकर कि शुरुआत से मानसून ऐसा नहीं है, पहले कम भी रहा है, कोई ऐसे दौर भी थे जब मानसून कमज़ोर भी था। खैर ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि कास प्लेट्यू महाराष्ट्र का याद रखना, ठीक है। तो कास पठार भी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, सीजनल फ्लावर कार्पेट ड्यूरिंग द अगस्त एंड सितंबर, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लावर रीजन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। वेस्टर्न घाट का पार्ट है। साथ ही साथ में जो है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट यूनेस्को के आसपास, मतलब उसके द्वारा ये डेजिग्नेटेड है। कासा ट्री जो है उससे संबंधित ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि भाई इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल में कौन सी दो नदियाँ हैं, मतलब कौन सी नदी मेन ली जा रही है। तो जो इसमें ये है कि जो हमारी रेनी सीजन में चंबल नदी जो है, ठीक है, या उसकी जो पार्वती, काली सिंध, ठीक है, ये कुछ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनमें जो एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है, सरप्लस वाटर, उसको एटलीस्ट हम यूज़ कर सकें आगे जब पानी की कमी हो तब। तो उसमें दो कैनाल बनानी है, एक चंबल कैनाल और एक ईस्ट राजस्थान कैनाल, जो कि माही रिवर से शुरू होगी, ठीक है, और विच ओरिजिनेट फ्रॉम द चंबल रिवर। तो ये एक पूरा कैनाल प्रोजेक्ट बना रहा है ताकि
प्रॉपर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको इकट्ठा करके हम लोग जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ हो सके। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में चंबल रिवर भी है, ये थोड़ा ध्यान रखना। माही रिवर का भी रोल जो है इसमें रहेगा। प्रोजेक्ट का बेनिफिट आपको सबको पता है कि भाई एग्रीकल्चर में यूज़ होगा, इरीगेशन फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उस रीजन में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आ रहा है, तो वहाँ इसका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी, इरीगेशन पर्पस, ग्राउंड वाटर टेबल जो है ठीक हो जाएगा वहाँ का। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ठीक हो जाएगा। रेवेन्यू पोटेंशियल जो है स्टेट का वो बढ़ जाएगा। ऐसे कुछ ज्ञान वाली बातें जो है अपने को याद रखनी है। चंबल रिवर कहाँ से शुरू होती है, तो अपने को लाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा, इंदौर जाना पड़ेगा, इंदौर के पास महू जाना पड़ेगा, जाना उसके पास एक जनापाव माउंटेन होगा, वहाँ आप याद रखिए, वहाँ से शुरू होती है। बनास, नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो बनास रिवर, अच्छे से इसको पढ़ लेना, काम की चीज़ें हैं। इसके बाद में जो नॉर्मली ट्रिब्यूटरीज आप लोग देखोगे तो पार्वती नदी है, ठीक है, पार्वती काली सिंध है, ठीक है। क्षिप्रा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है वो भी बताना है आपको कमेंट में, वो तो यहीं दिख गई आपको, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, कूनो, बनास, ये उसके बाद में नीचे आप आओगे तो वो क्षिप्रा भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में वो कह रहा है कि यदि एयर पॉल्यूशन, एक अच्छा पॉइंट है मेंस के लिए याद रखना, एयर पॉल्यूशन से सब हम तो हमारे दुख गिनते रहते हैं, बट ध्यान रहे कि भाई एयर पॉल्यूशन से जो ग्लोबल के इंसेक्ट्स हैं उनके नंबर भी कम ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं इन द सेंस कि मतलब जो एयर पॉल्यूशन है उसका इम्पैक्ट जो है, थोड़ा सा ध्यान यदि आप लोग देंगे तो ओवरऑल इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। एक स्टडी बेस है। अब इससे प्रीलिम्स में एक आध स्टेटमेंट थोड़ा सा बन सकता है। एक्चुअल में उनका जो सिग्नलिंग, ये कह सकते हो कि जो भी कोई इंसेक्ट्स होते हैं तो उनका नॉर्मली आप देखोगे तो कई बार मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें, जैसे इंसेक्ट्स की जो एबिलिटी है फूड ढूंढने की, क्योंकि उनका जो एक एंटीना इन द सेंस कि उनका जो सिग्नलिंग ऑर्गन है उस पर जब यदि पर्टिकुलेट मैटर जम जाएगा, उस पर प्रदूषण जम गया तो उनकी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है। फिर उनकी जो सिग्नलिंग मतलब ढूंढने की क्षमता, उनके ओवरऑल कोई भी चीज़ यदि वो सर्च कर रहे हैं रिलेटेड विद द, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, उनको फूड को तलाशना है, तो वो सब फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो हर चीज़ का एक सेंस होता है, उसका सेंस डिस्टर्ब हो रहा है इन द सेंस, मतलब कोई भी इंसेक्ट है और उसका जो सेंस है किसी भी चीज़ को ढूंढने का वो कमज़ोर हो रहा है क्योंकि उस ऑर्गन पे प्रदूषण जम जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। मतलब ये स्टडी ये कहती है कि सिर्फ 12 घंटे भी एक्सपोजर यदि रहा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा समस्या वाली बात है। तो एटलीस्ट पॉल्यूशन से इंसेक्ट्स की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ सकता है, ये भी ध्यान रहे आप लोग। इसके बाद में सीड फेस्टिवल को याद रख सकते हो। सीड फेस्टिवल कहाँ बनता है ये बेसिक ज्ञान पता हो आपको, तो साउथ इंडिया में नो डाउट तिरुवरुर डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु, 2006 में ये मतलब शुरू कर दिया गया था। इस बार भी बनाया गया और काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट सीड एक्सचेंज प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री आप कह सकते हो। 200 नेटिव वेराइटीज़ ऑफ ग्रेन जो है शोकास्ट वहाँ पर की गई। मपिलाई संबा करके एक नाम बड़ा फेमस है, थंगा संबा और किचली संबा। आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि भाई ये क्या है, तो सीड्स की वैरायटी एटलीस्ट याद रखें आप लोग कि कहाँ से, मतलब नहीं तो कहीं और सांप वाँप बना दिया, मेंढक बना दिया इनको, संबा बना के पता लगे वहाँ चले गए कोई लायन वायन देखने, तो ये मत देखना, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना। उसके बाद में इसका मेन देखोगे तो ये सब चीज़ क्या है, तो भाई सीड्स की जानकारी मिलना, ठीक है। वाटर मतलब ऐसे सीड्स उपलब्ध कराना जो फार्मर्स को अवेयरनेस एक तरह से बढ़ रही है फार्मर की। कई बार सेविंग वाटर वाला एक फैक्टर बन सकता है कि ऐसे हम लोग जो हैं नॉर्मली यदि हम लोग देखें ऐसे सीड्स हम लोग यूज़ करेंगे जिससे हम इरिगेशन जो है कंपेरेटिवली कम कर सकें। नॉलेज बढ़ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, उससे संबंधित ये ज्ञान है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उन्होंने एक रिपोर्ट, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट जो है रिलीज़ करी है। इसकी थीम जो है मैपिंग रिजाइलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑफ कोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ध्यान रखते हुए हमें डिजास्टर्स पर काम करना है। उसके बाद में इन्होंने कुछ ऐसी स्टडीज़ दी हैं कि भाई जो नंबर ऑफ़ डिज़ास्टर्स हैं पिछले 50 सालों में वो 5 गुना बढ़ गए हैं, ठीक है, मतलब बढ़ गए हैं। उसके बाद में क्रॉप फेल्यूर, हंगर प्रॉब्लम, ऐसे इशूज़ जो हैं सबसे ज़्यादा सहारा डेजर्ट, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल प्रैक्टिसेस अच्छा मेरी आवाज़ थोड़ी सी हो सकता है डिस्टर्ब लगे आपको, थोड़ी तबीयत भी ऊपर नीचे हो रही है, पर अब वो काफ़ी टाइम हो गया था, वीडियो देना भी ज़रूरी था, नहीं तो फिर अपने को आगे कभी तो देना है फिर वीडियो। सो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। इसके बाद में एक अच्छी बात ये भी थी कि इंडिया का जो ग्लोबल हीट एक्शन प्लान है वो सराहा गया है। यहाँ पे साहेल की जो ग्रेट ग्रीन वॉल है उसके बारे में भी बड़ाई की गई है कि भाई देखो मतलब एग्जाम्पल सेट किए हैं इनने, ठीक है। इसके बाद में आप ये कह सकते हो कि नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्वेशन करें
तो इसमें अलग अलग और भी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन होता क्या है, तो हम एक्चुअल में उस रीजन के खतरे को कम कर सकें। मेन चीज़ ये है, जैसे भूकंप को रोक तो सकते नहीं हो आप कि देखो भूकंप तुम रुक जाओ, यूपीएससी एक बार हो जाने दो, तो नहीं, ऐसा थोड़ी होगा भाई। उसके हज़ार्ड को, उसकी वल्नरेबिलिटी को बस हम कम कर सकते हैं। तो चाहे फ्लड हो, ड्रॉट हो, साइक्लोन, तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन इन द सेंस कि हमें रिस्क कैसे भी उसकी कम करनी है। तो उसमें क्या रिकमेंडेशन करेंगे, तो ओवरऑल जो है हज़ार्ड इम्पैक्ट्स हैं उस पर हम काम करें, ठीक है। ओवरऑल बिल्डिंग जो भी एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ी सी क्षमता जो है हमारी कम्युनिटी की, सोसाइटी की, उस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर कर सकें हम, बस यही कर पाएंगे। बाकी जो है नेचर को आप ये तो नहीं कह सकते कि जो है मतलब थोड़ी वल्नरेबिलिटी जो है, भेद्यता जो है कम करनी पड़ेगी हमें। हर नेचुरल, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर नेचुरल प्रक्रिया डिज़ास्टर नहीं बनती। शायद हम लोग वहाँ रह के, वहाँ पहुँच कर जो है उसको डिज़ास्टर बना देते हैं। तो थोड़ा सा यही डिज़ास्टर रिडक्शन से रिलेटेड बात है। इसका इस्तेमाल ये ट्रूली आप मतलब मेंस में कर सकते हैं। अब भैया थोड़ी सी समस्या ये है कि चाइना इवेंट रेजेस कंसर्न ओवर इंडियाज़ ओनली एप, मतलब होलॉक गिबन्स थोड़ा सा खतरे में है, ध्यान रखने वाली बात है। तो प्रीलिम्स के लिए कई बार कॉन्टेक्स्ट काम का नहीं होता, लेकिन होलॉक गिबन पता होना चाहिए। तो भारत के हमेशा याद रखें, होलॉक गिबन्स जो हैं ये इधर ईस्टर्न साइड पे देखने को मिलेगा। असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ। तो ज़्यादातर हम ये वेस्टर्न होलॉक गिबन्स पढ़ रहे होते हैं जो इंडेंजर्ड है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के आसपास, दिबांग रिवर के सिस्टम के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ। तो बांग्लादेश, मतलब बाहर भी देखना हो भारत में, तो बांग्लादेश वगैरह के क्षेत्र, मतलब उसके आसपास के रीजन में, तो गलती से भी होलॉक गिबन्स को वेस्टर्न घाट में मत लगाना यार, ठीक है। इधर नॉर्थ ईस्ट साइड पे है। ईस्टर्न होलॉक गिबन्स भी जो है वल्नरेबल है, बट ज़्यादातर अपना जो होलॉक गिबन अपने को इंडेंजर्ड याद रखना है, ठीक है, ये याद रखें आप लोग। बाय द वे, इटांकी नेशनल पार्क नॉर्मली मैं जब पढ़ाता हूँ नागालैंड में, तो वहाँ मिलता है अपने को। तो ये होलॉक गिबन एटलीस्ट याद रखना, खतरे में। ग्लोबल गिबन नेटवर्क भी आप कहीं मेंस वगैरह में चाहें तो यूज़ कर सकते हैं कि ये साउथ चाइना प्रोविंस में, मतलब चाइना के द्वारा ये नेटवर्क लागू किया गया है। और मेन चीज़ ये है कि हम किसी भी तरह से सेफ गार्ड कंजर्व कर सकें इन एशिया का जो यूनिक नेचुरल हेरिटेज है गिबन्स, और जिसको कह सकते हो गिबन का जो हैबिटेट है उसको हम कंजर्व कर सकें, उससे रिलेटेड भी है ये। नाम दफ़ा नेशनल पार्क नॉर्मली न्यूज़ में रहता है, तो थोड़ा सा याद रखना। नाम दफ़ा अरुणाचल का नाम दफ़ा, अरुणाचल याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी साइड जाएगा ये, लास्ट वाली जो रेंज है वहाँ जाएगा ये, ठीक है। तो पटकाई बम वगैरह भी नज़दीक मिलेगा आपको, तो ये याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी तो वहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, टाइगर वगैरह ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगी, मतलब उसके आसपास देखेंगे तो हम। उसके बाद में लॉयन टेल्ड मैकॉक वगैरह, तो ये स्पीशीज़। बाय द वे मैं आपको बताऊं कि नोहा दींग ये रिवर पढ़ सकते हैं, ब्रह्मपुत्र की रिवर है, ये भी नॉर्मली याद रख सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको गिबन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। पाला वेटलैंड कहाँ है, तो ये रामसार साइट है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है, याद रखना है, मिज़ोरम में। इसके पास एक पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी आप याद रख सकते हैं। बाय द वे मिज़ोरम के क्या नेशनल पार्क होंगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये ज़रूरत ज़्यादा थी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बस मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ कि जो सिकाडा जो स्पीशीज़ है वो क्या है, तो एटलीस्ट याद रहे कि भाई ये फ्लाई स्पीशीज़ है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि एक ऐसा ग्रुप है, साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स हैं सिकाडास, ठीक है, याद रखना, बस इतना याद रख लेना। उससे रिलेटेड ये चर्चा में भी था। तो ग्रुप ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स, कई बार नहीं समझ आता, कई बार कुछ ऐसी स्पीशीज़ आती हैं ना एग्ज़ाम में, नए नए नाम, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये चर्चा में रहा है बस, अपने को ज़्यादा लेकिन ध्यान नहीं इसमें पूरी न्यूज़ में क्या था, क्यों था, ज़रूरत आवश्यकता नहीं। सिकाडा याद रखना बस, आप धोखे में कहीं पूछ ले तो। वेस्टर्न घाट ने लगभग 5% अपने एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है खो दिए हैं, ऐसा कुछ एनालिसिस आया है। तो ये इशू बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोग बता सकते हो। वेस्टर्न घाट से रिलेटेड वैसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, लैंडस्लाइड को लेकर, टूरिज्म को लेकर मेंस में, तो वहाँ आप ये स्टडीज़ को जो है बता सकते हैं अपनी। एक वेस्टर्न घाट स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एनर्जी एंड वेटलैंड रिसर्च के द्वारा ये लागू किया गया था, और स्पेशली जो इकोलॉजिकल रिसर्च हो रही है वहाँ पर, उससे संबंधित ये एक सिस्टम बनाया गया है। तो ये क्या है सर, तो इसमें जो लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर का, उससे संबंधित ये चर्चा कर रहे हैं, लगभग 5% के आसपास, जिसमें फॉरेस्ट लैंड मास और जो ओवरऑल लोकल इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होते हुए हमें वहाँ पर दिखाई दे रही है। इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन भी किया है कि कितना ज़्यादा खतरे में है, तो वेरी हाई इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी, ठीक है, हाई इकोलॉजिकल, मॉडरेट, और इसके आधार पर इसका डिवीज़न किया है ताकि हम उसकी सेंसिटिविटी को देखकर और उसे कंजर्व कर सकें।
तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोग ले सकते हैं। गुम्बुसिया एफिन्स, मतलब जी एफिन्स कहते हैं इसको। इसको भी ज़्यादा कोई काम का नहीं, बस ये याद रखना कि ये फ़िश है। आंध्र प्रदेश ने गम्बुसिया फ़िश को स्टेट वाटर बॉडीज़ में छोड़ा है ताकि मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस कम हो सकें, मलेरिया और डेंगू, क्योंकि ये मच्छर जो अपने लार्वा क्रिएट करता है उन लार्वास को सब खा जाती है ये। तो ये एक मॉस्किटो फ़िश भी इसे कहते हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट है मॉस्किटो लार्वा को कंट्रोल करने के लिए। यह आंध्र प्रदेश में यूज़ हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट याद रखना। गम्बुसिया एफिन्स एक फ़िश है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि बाकी जगह तो और इसको इन्वेजिव वगैरह बोला गया है कि मतलब ये जहाँ जाती है वहाँ फिर से इसी का वर्चस्व हो जाता है, नेटिव स्पीशीज़ को जो है डिस्टर्ब कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर कहते हैं कि इंडिया ने डेवलप कर लिया है सबसे पहला स्टील रोड टेक्नोलॉजी। स्टील रोड टेक्नोलॉजी का मतलब जो है, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो स्टील इंडस्ट्री होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उससे जो वेस्ट निकलता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जी हाँ, जो मोल्टन स्टील होता है, जो इम्प्योरिटीज़ आप कह सकते हैं, जो स्टील मेकिंग के दौरान उसमें से निकल रहा होता है, तो वो जो स्लैग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बड़ा हार्ड होता है, रेजिस्टेंट होता है। पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसका एक तरह से इसको अल्टरनेट माना गया है। तो सीमेंट वगैरह को इट कैन रिप्लेस द पोर्टलैंड सीमेंट, ये वाला पॉइंट याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जनरली कर रहे होते हैं। तो कल को ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टील स्लैग का यूज़ कहाँ होता है, तो भाई एटलीस्ट बता सकते हैं हम लोग कि इसका इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग रोड मेकिंग वगैरह, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मैंगनीज सिलिकेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं बताऊंगा कि ये सॉइल कंडीशनिंग में भी यूज़ हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, सॉइल कंडीशनिंग में भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच को बढ़ा रहा है, मतलब थोड़ा सा एसिडिटी जो है उसकी, एसिडिक वैल्यू जो है कम कर रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी क्या कहती है, किसके द्वारा डेवलप हुई है, तो अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि भाई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा मंत्रालय जो है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड 4 मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, जो अलग अलग कंपनीज़ हैं स्टील कंपनी, उन भाई वहीं से तो लाओगे आप। इसमें क्या है, कुछ नहीं, जो वेस्ट स्टील स्लैग है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं इफेक्टिव डिस्पोजल करके, और सही ढंग से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सम फैक्ट्स आप ये कह सकते हो कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और हमारे पास स्टील स्लैग कंपैरेटिवली बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो एटलीस्ट जो है इसका इस्तेमाल करके हम बड़े स्तर पर जो है हमारे टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में क्रीमिया ब्रिज न्यूज़ में था, क्रीमिया वर्ड पता होना चाहिए, ये विस्फोट वगैरह करा दिए गए वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया गया। और क्रीमिया रीजन अपने को पता होना चाहिए कि ये रशिया दिखाई दे रहा है, यूक्रेन दिखाई दे रहा है, सी ऑफ अजोव दिख रहा होगा, ब्लैक सी से लगा हुआ है, क्रीमियन पेनिनसुला, ये क्रीमियन रीजन। तो ये इसके बीच में एक स्ट्रेट भी याद रख सकते हो, यहाँ पर कर्च स्ट्रेट है। कर्च स्ट्रेट का क्वेश्चन आ सकता है कि कर्च स्ट्रेट का काम क्या है, तो कर्च स्ट्रेट का काम है ब्लैक सी और अजोव सी को जोड़ना, ब्लैक सी और अजोव सी को जोड़ना, ठीक है। सो कर्च स्ट्रेट का क्वेश्चन भी बन सकता है। इनफैक्ट ये वाटरवे ब्लैक सी और अजोव सी के बीच में वाटरवे का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया याद रखो। इस ब्रिज का यूज़ क्या था वैसे, तो सीधी बात है, जो एसेंशियल गुड्स है क्रीमियन रीजन में, फ्यूल हुआ, फूड हुआ, प्रोडक्ट्स फॉर द ब्लैक सी फ्लीट जो भी है, सेवास्तोपोल वगैरह जो रीजन में, वहाँ पर ये स्ट्रैटेजिक मिलिट्री रूट है अपने आप में ये, तो वहाँ पर आप लोग ये इसका रूट वगैरह का रीजन यहाँ देख सकते हो, जो कि डिस्ट्रॉय हुआ था। रेडियो कॉलर्स जो हम लगाते हैं चीता में या कहीं भी जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एक स्टडी आई है कि ये चीता को बड़ा हार्म कर रहा है। तो एक ये भी इम्पैक्ट है कि रेडियो कॉलर एक्चुअल में यूज़ किए जाते हैं। देखो ये गले में बांध दिए जाते हैं, नेक में बांध दिए गए, अटैच कर दिए गए, और उससे क्या होता है कि उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हैं सारी चीज़ें, ताकि पूरा वो कहाँ तक घूम रहा है, क्या उसका हैबिटेट है, क्या इंटरेक्शन कर रहा है, एनिमल का मूवमेंट कहाँ है, उसको हम लोग देख पाते हैं। सब कुछ सही था, लेकिन क्या हुआ, द प्रॉब्लम विद कॉलर्स क्या है कि एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम स्टेफिलोकाकस ऑरिसियस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है उस रेस्ट ऑफ द वॉच वेरियर्स विच कैन लीड टू स्पेसिस और डेथ, मतलब कई बार जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च जो है उन्होंने हाईलाइट किया है कि इस तरह के बैक्टीरिया का प्रेजेंस हो सकता है इस तरह के बेल्ट्स में, ठीक है। ये बात हम लोग डोमेस्टिक डॉग्स वगैरह में भी देख सकते हैं, या जहाँ इस तरह के बेल्ट यूज़ होते हैं वहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, तो हो सकता है वहाँ पर भी चीता वाले रीजन में ये हो रहे हों। दूसरी बात, कई बार ये काफ़ी ज़्यादा टाइट यदि बांध दिए जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल वेट थोड़ा सा यदि बॉडी का इंक्रीज़ हो रहा है इसकी वजह से, तो इनकी रनिंग में, इनके एथलेटिज्म में जो है एक सवाल उठता है। इट मीन्स दैट कि वो प्रॉपर सही ढंग से फील नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मतलब ओवरऑल कॉलर वेट बढ़ रहा है। इसके बाद में एक चीज़ और ये भी देखी गई है कि
लोकल फिर ये यदि मान लो मतलब वहाँ पे आप देखोगे तो हेयर वगैरह का भी इशू होने लगता है, ठीक है। मतलब नई नई समस्या ही है, मतलब एडिशन डाल दिया है आपने, मतलब कोई नई चीज़ लगा दी है एक तरह से। तो थोड़ा सा चीता को यदि हम लोग देखें तो कंपेरेटिवली ओवरऑल ऑब्जर्वेशन हम लोग करें तो थोड़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। मॉइस्चर वगैरह लग जाता है वहाँ पर, मॉइस्चर वगैरह फिर वो काफ़ी देर तक सूखता नहीं है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्किन जो है वो कमज़ोर हो जाती है उससे। तो ऐसे कुछ नए नए इम्पैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना जनरल लेवल पे कि भाई इससे भी इसके कुछ रॉन्ग इम्पैक्ट्स होते हैं क्या। श्रीलंका और भारत के बीच में एक बेहतर कुछ इकोनॉमिक पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें, रिलेटेड विथ कि भाई कैसे भी 75th ऑफ ईयर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको मतलब इतने साल हो गए हैं बेहतर। और श्रीलंका का जो एक तरह से श्रीलंका और भारत के बीच में जो एक थॉट है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसियों का जो है थोड़ा सा ध्यान रखा जाए सबसे पहले, तो उससे संबंधित ये बात है। और जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर पॉलिसीज़ जो हैं ये भी आप याद रख सकते हो। इसके तहत काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा सा आपसी समझौते बढ़ रहे हैं। और इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो ओवरऑल थोड़ी कनेक्टिविटीज़ जो हैं, या आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उसको बेहतर करना। एक्चुअल में बात यह है कि नॉर्मली वो आपसे पूछ सकता है कि जो नागापट्टिनम इंडिया वाला जो पार्ट है और जो कनकेशथुरई करके जो श्रीलंका, उसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी उसको और बेहतर कर दी जाए, ठीक है, ताकि लॉजिस्टिक वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर को और हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इनडायरेक्टली एक इकोनॉमिक भाई एक्टिविटी तभी बढ़ेगी ना जब ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को बेहतर कर दिया जाएगा। उसके बाद में फ़्लाइट्स बिटवीन चेन्नई एंड जाफना, इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। मतलब इनडायरेक्टली थोड़ी मदद ही हो रही है एक दूसरे को, उसमें बेनिफिट हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित जो है एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ और ऐसे बातें चर्चाएँ इसमें आई थी। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ नए रिलेशंस जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद में नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो नीति आयोग के द्वारा ये एक ई फास्ट इंडिया का एक इवेंट जो है सेलिब्रेट तो क्या कह सकते हो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अब ये एक बार बेसिक एग्ज़ाम में आ सकता है ये सवाल आपसे कि ये ई फास्ट क्या होता है। मतलब नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो ई फास्ट जो है सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। मतलब इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है। मतलब हम लोग जो क्लीनर और ग्रीनर एनर्जी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। और इसमें ओवरऑल हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि थोड़ा सा जो भी फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी और हम लोग इसको कम कर पाएँ, तो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना है। इसमें कुछ एक दो चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं प्रीलिम्स में, इसको याद रखना है ना कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो इसमें नीति आयोग का बड़ा रोल है, ठीक है। मेन चीज़ तो ये याद रखना। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल क्या होता है, तो ये भी याद रखना। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट यूनेफ ट्रिपल के द्वारा कोपनहेगन में लॉन्च किया गया था। ये सवाल आ सकता है, ऐसे सवाल आते हैं कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, क्या काम है इसका। तो ये पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाता है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ग्लोबल क्लाइमेट है एनर्जी पॉलिसी के जो गोल्स हैं उससे संबंधित ये चर्चा कर रहा होता है, और इंडिया इसका मेंबर है। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। मतलब ओवरऑल क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक मिनिस्ट्रियल हमने उन्हें बनाया हुआ है। यूनाइटेड नेशन भारत पार्ट है और यूएनएफ ट्रिपल सी का रोल है। 2 पॉइंट में भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन सही हो जाएगा। डिग्री डेज क्या होते हैं, डिग्री डेज एक मेजर है, नॉर्मली जनरल अवेयरनेस है कि डिग्री डेज एक एज अ मेजर है जिसमें किसी क्षेत्र को एक टेम्परेचर बेस पे मापा जाता है। मतलब ये कि कोई क्षेत्र कितना ठंडा और कितना गर्म हो सकता है, मतलब कि वहाँ के लोग कंफर्टेबल उसमें रह सकें। इट मीन्स दैट कि इट कंपेयर्स द मीन आउटडोर टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर अ लोकेशन टू अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कि कितने लोग मतलब कितने टेम्परेचर में लोग रह पा रहे हैं और कितना एक्चुअल में है। तो कई बार ये मेजरमेंट है उस रीजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए, कूलिंग के लिए और हीटिंग के लिए, स्पेशली जैसे हायर लेटीट्यूड रीजन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो या जैसे हीट वेव्स बढ़ रही हैं तो उससे संबंध में ये थोड़ा सा स्टडी करने के लिए डिग्री डेज जैसे वर्ड्स को आप देख सकते हो। फिर है स्टार सी इनिशिएटिव। ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। एक्चुअल में ये प्रोग्राम जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके द्वारा इनिशिएटिव चालू किया गया था। इसमें जो है यूनिडो का भी रोल है, मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल है। मतलब ये अब इसमें क्या है, इसका मेन ये है कि कैसे, अच्छा फंडेड बाय फ्रांस भी है ये,
प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक प्रॉपर सोलर वर्कफोर्स बना सकें, प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डाइज कर सकें, रेजिंग अवेयरनेस अमंग द पॉलिसी मेकर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब ये ओवरऑल सोलर एनर्जी से संबंधित है, उस चीज़ को और बेहतर करने का ये अच्छा तरीका है। इस इनिशिएटिव से हम ये कोशिश करते हैं कि इंडिया ये मतलब एम कर रहा है कि कैसे भी हम ओवरऑल हमारी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ को बढ़ा सकें, ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें फॉर द सोलर एनर्जी अपटेक। तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। स्टार सी इनिशिएटिव, श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में जाना पड़ेगा। तमिलनाडु के और भी आपको मैंने बता चुका हूँ, एस मास्क से आप याद रख सकते हो। एस मास्क, एस का मतलब यहाँ पर श्री विल्लीपुत्तूर नहीं होगा, सत्यमंगलम होगा। जी हाँ, फिर मुदुमलाई हो जाएगा। जी हाँ, अन्नामलाई हो गया, श्री विल्लुपुत्तूर हो गया, कलक्कड़ मुंदुथरई हो गया। तो इस तरह के जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के साथ टाइगर रिजर्व भी आप लोग याद रख सकते हो। सो मुदुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़, मुंदुथराई, ये कुछ दूसरे आपको देखने को मिलेंगे। सो श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई जो है तमिलनाडु का, ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी तो नीलगिरी तहर वगैरह रीजन्स हमेशा पता है। ग्रीक आइलैंड का एक रोड्स आइलैंड है, वो भी आप याद रख सकते हो, कहाँ पर है, टर्की के नज़दीक देखने को मिलेगा, सी ऑफ सेरीट के पास देखने को मिलेगा, सी ऑफ सेरीट। ये मैपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आप लोग याद रख सकते हैं। होप कि हेल्प कर रहा होगा आपको। कमेंट करना कैसे क्या लगा। और बाकी सब्सक्रिप्शन आप डेफिनेटली लें, एक समय से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। आप पढ़ना है तो फिर चीज़ें जो हैं टाइम से कंप्लीट हों, और प्रॉपर प्रीलिम्स मेंस के साथ में तैयारी आप होगी, अकेले ऐसे नहीं होगी। लर्निंग कई बार टूट टूट के होती है, थोड़ा पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा। एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन में आपके पास एक डिसिप्लिन होता है, हर दिन क्लास हो रही है, हर दिन आपके पास एक ऑप्शन है कुछ पढ़ने के लिए। तो और कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो कंप्लीट पढ़ रहे हो। सो यू कैन यूज़ द कोड SGYT10। नए बैच 27 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। प्राइस हाइक से पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। SGYT10 इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच।